समस्त सुधी जनों को सादर नमन। कालिदास विश्व कवि तथा कविकुल गुरु कहे जाते हैं। उनका विश्व कवित्व और कविकुल गुरुत्व इस मायने में भी सार्थक है कि जितनी बार हम उनकी कविता में गोता लगाते हैं, थाह लेते हैं, उतने ही नवीन रत्न हम लेकर के निकलते हैं। नए नए अर्थ हम जितनी ही बार कालिदास काव्य सरिता का अवगाहन करते हैं हमें प्राप्त होते हैं। यह तो सभी गौरव ग्रंथों की विशेषता रहती है कि वे प्रत्येक युग में, प्रत्येक देश काल में व्याख्या की नई नई संभावनाओं को प्रकट करते रहते हैं। इसीलिए कालिदास के टीकाकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से कालिदास की कृतियों की मीमांसा की है और अलग अलग अर्थ विच्छित्तियाँ, अर्थ छटाएँ, व्यंग्यार्थ, प्रतीकार्थ उनमें निकाले हैं। वल्लभ देव से लगा करके 21वीं शताब्दी तक, आधुनिक अध्येताओं तक कालिदास की नई मीमांसा की संभावनाएं बनी रही हैं, चुकी नहीं हैं। इसीलिए एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित, एक अकेले कालिदास से पार पाना संभव नहीं है, ऐसा राजशेखर कहते हैं। व्याख्या की अगणित संभावनाओं के साथ कालिदास की प्रत्येक कृति में शोधकर्ताओं के लिए, अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी बड़ी संभावनाएं हैं। इसलिए कालिदास पर जितनी भी शोध संगोष्ठियां हों, हर बार उनमें कोई नया शोध सामने आता है। कई नए शोध पत्र लिखे जाते हैं कालिदास पर और उनमें हर बार कोई नई सूचना कालिदास को लेकर हो सकती है। विद्या के संसार के, सारस्वत संसार के अनछुए पहलू कालिदास को माध्यम बनाकर निरंतर खुलते रहे हैं। उज्जैन में कालिदास समारोह प्रतिवर्ष होता है। उसमें विक्रम विश्वविद्यालय की कालिदास समिति की ओर से कालिदास शोध संगोष्ठी का समायोजन किया जाता है। देश भर से साल भर कालिदास काव्य का अध्ययन करके कुछ नया उसमें से निकाल कर अपना शोध पत्र तैयार करके युवा और वरिष्ठ विद्वान इसमें आते हैं। इस ललक के साथ आते हैं कि विद्वानों का समुदाय होगा, अभिरूप भूयिष्ठा परिषद होगी, उसमें हमारे शोध पत्र की भी परीक्षा होगी, चाहे वे वयोवृद्ध विद्वान हो, चाहे एकदम तरुण नवोदित पंडित हों। सभी के मन में आकांक्षा रहती है कि कालिदास के नाम से जुटने वाले विद्वत समुदाय में हमारा शोध पत्र प्रस्तुत होगा, उस पर चर्चा होगी। यह पिछले 50 वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ कि यह जो कालिदास समारोह के अवसर पर शोध संगोष्ठी होती है, उसमें कितनी उत्तेजक चर्चाएं होती रही हैं, कि कैसी मुठभेड़ होती रही है। पंडित रिवा प्रसाद द्विवेदी, पंडित भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र द्विवेदी, ऐसे पंडित लोग जब उसमें आया करते थे। यह परंपरा अभी भी बनी हुई है। इस वर्ष की शोध संगोष्ठी में कुछ वर्षों के अंतराल के बाद मैं उपस्थित हुआ। मैंने कुछ शोध पत्र ध्यान से सुने और मैंने यह पाया कि कालिदास में शोध की संभावनाएं उतनी ही बनी हुई हैं जितनी कि मैंने जब कालिदास का अध्ययन बचपन में आरंभ किया होगा तब थी। उतनी ही बनी हुई जितनी कि वे वल्लभदेव या मल्लिनाथ के समय में रही होंगी। और अभी भी कालिदास पर कुछ नवीन जानकारियां, नवीन अनुसंधान की संभावनाएं बनी हुई हैं। मेरा भी एक वक्तव्य इस शोध संगोष्ठी में इस दृष्टि से रखा गया कि कालिदास में शोध की क्या संभावनाएं और हो सकती हैं, इस पर मैं बात करूं। कालिदास में एक बहुत बड़ी आवश्यकता जो शोधकर्ताओं के लिए है वह यह है कि कालिदास के अनुसंधानों की अद्यतन संदर्भ सूची एक बार फिर से तैयार हो। प्रोफेसर सत्यपाल नारंग ने कालिदास बिब्लियोग्राफी बनाई थी। वह एक व्यक्ति का महनीय प्रयास था, भगीरथ प्रयत्न था। प्रोफेसर सत्यपाल नारंग को हम देखते थे कि कितना परिश्रम वे करते थे। उनके कमरे में दिल्ली विश्वविद्यालय में जाओ तो हजारों चिटें, स्लिपें
उनके बंडल के बंडल रखे हुए हैं टेबल पर, अकेले वे काम में लगे हुए हैं। कालिदास बिब्लियोग्राफी बनाई उन्होंने, फिर संपूर्ण संस्कृत साहित्य का पदानुक्रम कोश वे अकेले बना रहे थे, उसका एक खंड छपा, वह खंड तो उन्होंने मुझे दिया था। कालिदास बिब्लियोग्राफी भी कितनी उपयोगी उनकी रही, पर 50 वर्ष पुराना वह कार्य अब हो गया है, उसको अद्यतन नहीं किया गया है। कालिदास अकादमी के भूतपूर्व निदेशक जगदीश शर्मा ने भी एक संदर्भ सूची बनाई थी, पर वह बहुत पतली सी है। उसमें कालिदास बिब्लियोग्राफी जो सत्यपाल नारंग की है, उसके बाद जो कुछ शोध हुआ है उसको संग्रह करने का उन्होंने प्रयास किया। उसको भी 25 साल बीत गए। कालिदास पर विश्व भर में जितना कार्य हुआ है अभी तक, सत्यपाल नारंग की बिब्लियोग्राफी को अद्यतन बनाते हुए, उसको समेकित करते हुए व्यवस्थित रूप में उसकी एक वर्गीकृत बिब्लियोग्राफी बनाई जानी चाहिए। वर्गीकृत बिब्लियोग्राफी सत्यपाल नारंग जी ने भी बनाई थी। कालिदास की प्रत्येक रचना पर कितने कितने शोध पत्र कहाँ कहाँ शोध पत्रिकाओं में छपे हैं, उसकी सिलसिलेवार उन्होंने सूची उस कालिदास बिब्लियोग्राफी में तैयार की थी। वह एक कार्य किसी विद्वान को लेना चाहिए या एक उसके लिए टीम बनाई जानी चाहिए जो यह कार्य करे। यह एक बड़ी संभावना उससे बनेगी कि कितना शोध कालिदास पर अभी तक हुआ है, उससे आगे शोध कार्य क्या हो। एक बहुत बड़ा क्षेत्र कालिदास पर शोध का जो खुला हुआ है वह कालिदास और नाट्यशास्त्र के अंतर संबंधों को लेकर है। यद्यपि इस पर मैंने विस्तार से बहुत चर्चा की है कि कालिदास किस प्रकार से भरत मुनि से संवाद करते हैं, पर नाट्यशास्त्र में वे कहीं अन्यथा करते हैं। नाट्यशास्त्र की जानकारी उनको खूब अच्छी तरह से है। अष्टरसाक्षित नाट्यशास्त्र की पोथी उनके पास है, यह तो उनके अंतसाक्ष्य से नाटकों से विदित होता है। मुनिना भरतेन यह प्रयोगो भवती षष्ठ रसाश्रयो नियुक्त ललिताभिनयम तमध्य भरता मरुताम, ऐसा पिकमोर्वशियम में उर्वशी को पुकारा जाता है। नाट्य कला की कितनी बारीकियां जो भरत मुनि ने अभिनय की बारीकियां बताई हैं, उसको कालिदास ने अपने शब्दों में कह दिया है। भावो भावम नुदति विषयाद रागबंधस्स एव वत्से मुक्त साध्वसा सत्वस्था भव। साध्वस क्या है? नाट्यशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली। भाव से भाव की लड़ियां बनती हैं तो रागबंध जुड़ता है। भरत मुनि राग बताते हैं। विमर्दे राग मायाति नहीं एक रसजम काव्यम, एक रस से काव्य नहीं होता, रसों का विमर्द जब होता है तो रागबंध बनता है। कालिदास भी रागबंध की बात करते हैं। नाट्य प्रस्तुतियों के संकेत वे देते हैं। ये मैंने विस्तार से अपने लेखों में इस पर बात की है, पर जो बात उसमें आगे की जा सकती है और जो आगे कोई शोध कार्य ले तो उस पर कर सकता है, जो मैं अब नहीं करूँगा उसको बता रहा हूँ कि मैंने संकेत मात्र करके छोड़ दिया है। कालिदास के नाटकों में जो नाट्य संकेत हैं, ड्रामेटिक डायरेक्शंस हैं, उन पर अध्ययन कुछ मैंने किया, कुछ गौतम वाडीलाल पटेल ने बहुत पहले अपने प्रकाशित शोध पत्र में किया है, लेकिन उन पर बहुत गहराई से विचार करके और आगे काम करने की आवश्यकता है। नाट्यशास्त्र में बहुत अच्छा अध्ययन यदि किसी का है तो कालिदास के नाटकों को बार बार पढ़ के उनके जो ड्रामेटिक डायरेक्शंस या रंग संकेत हैं उन सबको इकट्ठा करे। उसमें मैंने बहुत सारे इकट्ठा किए और वे क्या संकेत दे रहे हैं अभिनय के कि कैसे निभाया जाएगा यह। नाटककार चाहे कालिदास हो, भास हो या भवभूति हो, इसलिए नाटक उन्होंने नहीं लिखे कि कालिदास समारोह में उन पर शोध पत्र लिखे जाएंगे या शास्त्रीय आचार्य में, साहित्याचार्य में या साहित्य से शास्त्री में या BA MA में उनको पढ़ाया जाएगा, ऐसी तो कोई कामना उनकी नहीं थी। उन्होंने तो रंगमंच पर खेले जाएंगे इसलिए नाटक लिख करके रंगकर्मियों को दे दिए। वही नाटक की सिद्धि है। नाटक की सिद्धि तो उसी में है कि कैसे खिलता है नाटक रंगमंच पर। रंगमंच पर कैसे खेला जाएगा इसको ध्यान में रख कर के वो निर्देश नाटककार उसमें बराबर अभिनेताओं को दे रहा है। हमने तो पूरा संबंध ही रंगमंच से तोड़ लिया, टिड्ढाणे पंडित होकर के रह गए। जो पूरी संस्कृत परंपरा की विद्या पर, संस्कृत में जो विद्या परंपरा है, जो जीवंत परंपराओं की कड़ियाँ हमने तोड़ दी, छोड़ दी। तो यह कहाँ निरूप्य कहते हैं, कहाँ सूचित्वा कहते हैं, कहाँ नाट्यति कहते हैं, कहाँ नाटयित्वा कहते हैं, अभिनयति कहाँ कहते हैं, अभिनय कहाँ कहते हैं, उनसे क्या संकेत दे रहे हैं। सूचयति कह रहे हैं तो सूचा अभिनय का प्रकार भरत मुनि ने बताया है। रूपयति कह रहे हैं तो क्या चित्राभिनय बता रहे हैं कि
मूर्त करेगा उस दृश्य को वह पात्र, वह अभिनेता। ते जो बारीक संकेत हैं, न केवल ड्रामेटिक डायरेक्शंस जो आधे आधे वाक्यों में आते हैं, इति निरूप्य, इति सूचयित्वा, इति नाटयति, वे तो पूरे के पूरे संवादों में अभिनय कैसे हो रहा है इसको बताते चलते हैं। कतिभंगम निरूप्य के बाद जो दुष्यंत वर्णन करता है कि कैसे ठिठक गई है यह, शाखासु वल्कल मसक्तमपि त्रुमाणाम, वल्कल वस्त्र सचमुच में उलझा नहीं था, लेकिन उसको छुड़ाने का अभिनय कर रही थी और ठिठक करके मुझे ताकती रह गई। ये तो पूरी मुद्रा, मालविका की जो अभिनय की मुद्रा है, भंगी है, वह मालविका के वर्णन में बता दी। उर्वशी जिस तरह से ठिठक करके ताकती है पीछे, कई कई अभिनय मुद्राएं, हस्त संकेत देते हैं कालिदास, उनमें मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं। पर कालिदास का रंगमंच, भरतमुनि के रंगमंच को ध्यान में रख करके एक बार नाटककार की परिकल्पना, जैसे प्रसाद के नाटकों को पढ़ते हैं तो प्रसाद की तो रंगमंच की बड़ी सूझ है, वो क्या चाह रहे हैं कि कैसे अभिनय होगा, वो स्वयं बता रहे हैं, वे बड़े नाटककार हैं। कालिदास नाट्यशास्त्र के पारंगत अध्येता हैं और वे अपना रंगमंच भी अपने नाटकों में सूचित करते हैं। और नाट्यशास्त्र के अध्येताओं को, रंगमंच के अध्येताओं को कालिदास को पढ़ करके वो क्या वे चाह रहे हैं, इसको उन्हीं के संकेतों से निकालना चाहिए। उसके लिए अनुसंधान की भी जरूरत है। रंगकर्मियों ने तो यह कार्य किया, वे तो कालिदास के सूत्रों को पकड़ करके अभिनय कराते हैं। पर जो नाट्य विद्या के अध्येता हैं, उनके लिए भी यह कार्य है। दूसरा कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी कि बहुत आवश्यकता मैं अनुभव करता हूँ, वह यह है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 21वीं शताब्दी के आज के वर्ष तक, नवंबर मास तक, जितनी प्रस्तुतियाँ कालिदास के नाटकों की संस्कृत और भारतीय भाषाओं में और विश्व की अन्य भाषाओं में हुई हैं, उनका एक लेखा जोखा और दस्तावेजीकरण किया जाए। यह बहुत ही बड़ा कार्य है। इसको टुकड़ों टुकड़ों में कुछ लोग करें, फिर एकत्र किया जाए कि भारत में अमुक नगर में हुई कालिदास के नाटकों की प्रस्तुतियाँ, केवल इलाहाबाद में हुई प्रस्तुतियाँ, जो वहाँ भी कालिदास अकादमी एक थी, वहाँ भी क्षेत्रीय चंद्र चट्टोपाध्याय के निर्देशन में शाकुंतल खेला गया, उसमें कमलेश दत्त त्रिपाठी ने अभिनय किया था। वहाँ भी बहुत पहले शाकुंतल खेला गया, उसमें मदन मोहन मालवीय ने अभिनय किया। ये सब भूल जाएंगे लोग, कैसे कैसे प्रयोग कर दिए गए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगा करके जब विलियम जोन्स का शाकुंतल का अनुवाद पहली बार कोलकाता थिएटर में खेला गया, उसका भी दस्तावेज नहीं मिलता है। शेक्सपियर के नाटक जहाँ खेले जाते थे, उस क्लब में विलियम जोन्स का शाकुंतल का अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद खेला गया पहली बार। फिर तो पारसी रंगमंच पर कितनी बार खेला गया, उसका कुछ अध्येताओं ने दस्तावेजीकरण किया है। प्रतिभा अग्रवाल का नाट्यकोश है, भारतीय नाट्यकोश है। डॉक्टर अज्ञात की भारतीय रंगमंच का इतिहास किताब है। ऐसी कुछ किताबें हैं, पर केवल कालिदास के नाटकों की विश्व में हुई रंग प्रस्तुतियाँ, उनका अध्ययन बहुत आवश्यक है और उनका दस्तावेजीकरण बहुत आवश्यक है। ये कार्य हमने नहीं किया। यह सत्य है कि एक व्यक्ति के बूते का यह कार्य नहीं है, पर अलग अलग कई लोग इसको करें और फिर उनको सम्मिलित किया जाए और फिर एक बड़ी शोध योजना के तहत इसको एकत्र किया जाए। इसकी कहीं से इसका उपक्रम होना चाहिए। मैं जर्मनी में गया, मुझे जिज्ञासा थी कि बर्तोल्ट ब्रेख्ट के नाटक कैसे अब खेले जाते हैं। बर्लिन एंसेंबल में मुझे उसकी प्रस्तुति में मुझे दिखाने के लिए ले जाया गया। काकेशियन चाक सर्किल की प्रस्तुति मैंने देखी। अगले दिन मुझे एक संस्था में ले जाया गया जो जर्मनी में जितने नाटक अभी तक होते आए हैं और इस समय हो रहे हैं, उन सब का लेखा जोखा एकत्र रखती है और बहुत जागरूक होकर के वो सारे दस्तावेज उसके इकट्ठा करते हैं। उनका अध्येताओं के लिए बड़ा उपयोग होता है। हमारे यहाँ भी संस्थाएं इस तरह की हैं। नटरंग शोध संस्थान है दिल्ली में, जो अब दिल्ली के पास कहीं स्थानांतरित हो गया। वो नेमी जी का बड़ा सपना था, नेमीचंद जैन का, जो कि भारतीय नाट्य के मर्मज्ञ अध्येताओं में से और नाट्य समीक्षकों में से रहे हैं। वहाँ यह दस्तावेजीकरण किया जाता है
वहाँ जो भी नाटक भारत में होता है उसकी सूचना, उसके संबंधी जानकारी, उसके चित्र, ब्रोशर आदि सब एकत्र किए जाते हैं। वहाँ से सामग्री मिल सकती है। पत्रिकाएं बहुत सारी हैं जिनमें कि जहाँ जहाँ जब जो नाटक कालिदास के खेले गए उनकी सूचना मिल सकती है। नाट्यम पत्रिका मैंने लगभग 30 वर्ष संपादित करके त्रैमासिक पत्रिका निकाली, उसमें भी कुछ सूचनाएं रहती थीं। नटरंग पत्रिका में तो हर अंक में भारत में जहाँ जहाँ जो भी अच्छे नाटक खेले गए उनकी समीक्षा आती ही रही है। और भी पत्रिकाएं इस तरह की हैं। ये कार्य करने के लिए है, ये अध्येताओं के लिए है जिनको कि चस्का है। केवल हमको प्रमाण पत्र मिल जाएगा और कुछ हमको स्कोर हमारा नौकरी के लिए बढ़ जाएगा, इस दृष्टि से जो शोध पत्र लिखते हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिनके लिए शोध एक साधना है, उसके बिना जो नहीं रह सकते हैं वो उसी तरह से रहते हैं जैसे मछली के लिए पानी में रहना जरूरी है, उसी तरह से विद्या की साधना उनके लिए जीवन हो गई है। उनके लिए कह रहा हूँ कि वो कोई इस कार्य को हाथ में लें यदि उनकी रुचि नाट्यशास्त्र में, कालिदास के नाटकों के रंगमंची प्रदर्शनों में है, चाहे वे संस्कृत जानने वाले हों चाहे न हों। कला में, विद्या में, साहित्य में, रंगमंच में रुचि होना चाहिए। क्योंकि ये तो इस शोध संगोष्ठी में देख लिया, क्योंकि जो संस्कृत के प्राध्यापक नहीं हैं, जिनका कि संस्कृत के प्राध्यापकों के रूप में नाम नहीं है, वे लोग बहुत अच्छा शोध पत्र लेकर के आ रहे हैं। मैं उन पर भी कुछ चर्चा करूँगा। मैंने जो कुछ शोध पत्र इसमें सुने, उनसे जो कालिदास में शोध की नई संभावनाएं खुलती हैं, उस पर आगे भी इस तरह की संभावनाएं कैसे खुलती रहेंगी, इसको लेकर के चर्चा की जा सकती है। एक शोध पत्र इसमें एक युवा विद्वान का आया, बहुत ही परिनिष्ठित, सौष्ठव समन्वित संस्कृत में लिखा हुआ यह शोध पत्र था। यह सुमंत पात्र, जो कि रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर बेलूर मठ में कार्य करते हैं। महाकवि कालिदास कृते अभिज्ञान शकुंतले दोषाभाव विमर्शः, यह एकदम युवा विद्वान का लिखा हुआ शोध पत्र। और 3 शोध पत्रों की चर्चा मैं करूंगा, जो तीनों मैंने यहाँ सुने ध्यान से। अच्छे शोध पत्र थे, तीनों पुरस्कृत हुए हैं। शोध संगोष्ठी जो कालिदास समिति विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतिवर्ष कालिदास समारोह के अवसर पर की जाती है, उसमें उत्कृष्ट शोध पत्रों को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो इसमें से कई शोध पत्र पुरस्कृत हुए, उसमें से ये 3 मैंने ध्यान से सुने, और भी सुने मैंने, पर मुझे लगा कि ये अछूते पहलू कालिदास के अनुसंधान के ये विद्वान उजागर करते हैं। दोषाभास की एक अवधारणा सुमंत पात्र ने इसमें प्रस्तुत की। रसाभास तो हो सकता है, होता है, पर दोष भी दोषाभास वास्तव में हो सकते हैं महान कवि के काव्य में। ये बात इससे सामने आई और अध्ययन इन्होंने बहुत अच्छा किया है। सुमंत पात्र ने, इन्होंने कुछ टीकाओं में जो कालिदास के दोषों की चर्चा की गई है, उनको पढ़ कर के अपने विवेक से, अपनी सदसद विवेक से, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, ऐसा जो कालिदास का वचन है उसका अनुहरण करते हुए राघव भट्ट की टीका अर्थद्योतनिका, महान प्रकांड पंडित राघव भट्ट, और उनकी व्याख्याओं का तो कहना ही क्या है, बहुत मर्मज्ञ दृष्टि उनकी। और रमेंद्र मोहन वसु महोदय की कुमार संतोषिनी टीका, और हरिदास सिद्धांत वागीश जो बड़े प्रकांड पंडित हैं, 20वीं शताब्दी के महान साहित्यकार भी हैं और साहित्य दर्पण के टीकाकार और साहित्य शास्त्र के कुशल अध्येता के रूप में उनका नाम है। इसमें इनकी टीकाओं, अर्थकौमुदी टीका जो हरिदास सिद्धांत वागीश की है, इन सब टीकाओं का अध्ययन करके ये टीकाकार जहाँ दोष बताते हैं, इस अध्येता का सुमंत पात्र का कहना है कि वे
वास्तव में दोषाभास हो जाते हैं। शोध पत्र भी मेरे सामने है और बड़ा विशद शोध पत्र है, लगभग 20 पृष्ठों का है। अनेक दोष जो टीकाकारों ने कालिदास के निकाले हैं वे वास्तव में दोष नहीं रह जाते। उसमें केवल जो प्रथम दोषाभास है उस पर मुझे कहना है, शेष तो बहुत अच्छा विवेचन है कि कैसे वास्तव में दोषाभास वे नहीं रह जाते हैं। या ईशदीशत चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केशर शिखानि, ये जो गाई गई है गाथा शाकुंतल के आरंभ में, इसमें प्रथमार्ध में 31 मात्राएं और द्वितीयार्ध में 27 मात्राएं हो जाती हैं, ऐसा राघव भट्ट ने बताया और उन्होंने गीति छंद इसमें माना। तो यह गीति छंद का लक्षण इस पर लागू नहीं होता है, इसलिए हतवृत्तता दोष की आपत्ति आती है। इसका समाधान किया सुमंत महापात्र ने और उन्होंने कहा कि गीति छंद है ही नहीं है तो आर्या है। इसमें मुझे केवल यही कहना है कि प्राकृत की गाथा है, उसकी संस्कृत छाया लेकर के दोष और दोषाभास बताया जा रहा है। यह बहुत बड़ी एक कमी हमारे अध्येताओं में रह गई कि मूल प्राकृत नहीं पढ़ रहे हैं। कालिदास ने तो ईसी सी चुम्बियाई भमरे सुकुमार केसर सिहाई ओदंस अंत्य द मानाओ उपमदाओ श्रीह कुसुमाई। तो प्राकृत की गाथा है, गाथा छंद है, वो प्राकृत में छंदो लक्षण दिए हुए हैं, उसके अनुसार विवेचन करना चाहिए। कालिदास ने तो कभी नहीं चाहा कि ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः ऐसा इसका पाठ किया जाएगा और ये संस्कृत की आर्या मान करके इसको अब कोई रंगकर्मी जो पढ़ेगा, उनके समय में तो प्राकृत में ईसी सी चुंबियाई भ्रमरैः और इसको क्या गाया जाएगा। तो गाथा छंद का लक्षण प्राकृत पेंगलम में जो दिया हुआ है तदनुसार अध्ययन होना चाहिए। उसमें दोषाभास की आपत्ति हो, फिर दोषाभास उसमें दोष की आपत्ति हो और दोषाभास साबित किया जाए तब उचित होगा। शेष जो दोषाभास के रूप में सुमंत महापात्र ने देखे वे बहुत उचित हैं। मूल उद्धरण करके एक एक पर उन्होंने बड़ा विचार किया है। यह एक नई दृष्टि आती है कि महान कवि के जो न वै दोषा न च खलु गुणा एव च गुणा निबद्धु स्वातंत्र्यम सपदि गुण दोषान विभजति। यह घटकरपर कुलक विवृति की टीका, घटकरपर काव्य की कुलक विवृति टीका में अभिनवगुप्त ने बड़ी विशद मीमांसा की कि प्रतिभा कैसे दोषों को गुण बना देती है। तो जहाँ दोष गुण हो जाएंगे वहाँ दोष जिसको दिखाई देंगे वास्तव में दोष न होकर दोषाभास हो जाएंगे। पर ये दोषाभास निरूपण इस प्रकार से कालिदास के काव्य में अभी तक कदाचित नहीं किया गया, इसलिए एक युवा विद्वान ने बड़ा अच्छा यह विवेचन किया। दूसरा शोध पत्र जो कि प्रस्तुत नहीं हो सका वो पुरस्कृत हुआ है, क्योंकि भेज दिया गया था, वो कुशाग्र अनिकेत का था, अंग्रेजी में लिखा हुआ, और वह भी मेरे सामने है। कुशाग्र अनिकेत अमेरिका में रहते हैं, विश्व विश्रुत विद्वान हैं, यद्यपि युवा हैं और वे भी किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर नहीं हैं, संस्कृत के अध्यापक भी नहीं हैं। कदाचित पारंपरिक पद्धति से उन्होंने किसी संस्था में संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है। इसलिए यह सीखना चाहिए कि संस्कृत तो यदि लगन है तो कोई स्वाध्याय से पढ़ कर के बड़ा पंडित बन सकता है। और भी कई लोग इसी तरह से हुए। राहुल सांकृत्यायन महापंडित कैसे हो गए? तो 6ठी क्लास तक ही पढ़े थे, वे महापंडित हुए और बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते ही हैं। कुशाग्र अनिकेत भी हमारे समय के ऐसे ही पंडित हैं। ये बहुत बढ़िया सुंदर परिनिष्ठित अंग्रेजी में लिखा हुआ कालिदास की कृतियों में पंच महाभूतों पर मीमांसा करने वाला, गंभीर मीमांसा करने वाला शोध पत्र है। और यह तो पूरी प्रकृति, निसर्ग, पूरी सृष्टि जो पंच महाभूतों से बनती है वह कालिदास में किस प्रकार से उतरती है, इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की कुशाग्र अनिकेत ने। लेकिन जिस शोध पत्र ने मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया वह
सुब्रमण्यम अय्यर साहब का शोध पत्र। कुछ हड़बड़ी में श्रीनिवास अय्यर के स्थान पर अय्यर साहब का नाम मैंने 2 बार सुब्रमण्यम अय्यर बोल दिया है, मुझसे भूल हुई है। इसको कृपया श्रीनिवास अय्यर यह सही नाम ही सुनने का कष्ट करें। धन्यवाद। देह दर्शन एवं देह प्रदर्शन के युग में देव संस्कृति के दर्शन शास्त्री कालिदास, इस शीर्षक से यह शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। यह हिंदी बहुत ही प्रांजल, प्रसाद गुण संपन्न, सरस हिंदी में अय्यर साहब ने यह अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। यद्यपि पूरा प्रस्तुत करने का समय उनके लिए नहीं था। इस शोध पत्र के साथ बहुत सारे दुर्लभ चित्र थे और उन चित्रों का अवलोकन किया जाए तो बहुत स्तुत्य प्रयास यह है अय्यर जी का कि उन्होंने कालिदास की मीमांसा, आधुनिक युग में जो देह प्रदर्शन होता है उसके बरक्स, उसके समानांतर देह का दर्शन और देह संस्कृति का दर्शन जो बनता है कालिदास में, उसके आलोक में इसकी कड़ी समीक्षा उन्होंने की। अय्यर जी मूलतः तमिल हैं पर अत्यंत ही समर्पित हिंदी से भी वे हैं और एक वे कुशल चित्रकार हैं। चित्रकला की उनकी लंबी सुदीर्घ साधना है। मैं उनको 30-35 साल से देखता आ रहा हूँ। वे बहुत अच्छे चित्रकार हैं और संस्कृत में MA PhD वे हैं। आचार्य और अध्यक्ष वे संस्कृत विभाग में रहे हैं और डीन भी रहे हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय उदयपुर में। वे शिक्षाविद हैं, चित्रकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं और 2 काव्य संग्रह उनके छपे हैं हिंदी में। ये जो उनका लेख था यह भी पुरस्कृत हुआ। और एक कलाकार, चित्रकार जो देह को देखता है और देह को अंकित करता है, वह देह को किस तरह से देखता है और आज जो देह का प्रदर्शन हो रहा है उसमें देह किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, दोनों में कितना अंतर आ गया है, इसकी मीमांसा की गई है और यह सुब्रमण्यम अय्यर ही कर सकते थे। अय्यर साहब कहते हैं कि आदिम काल से ही देह मानव की जिज्ञासा, आनंद और अभिव्यक्ति परक सर्जना का प्रिय विषय रहा है। प्रागैतिहासिक कालीन शैल और गुफा चित्रों, मोहनजोदाड़ो के शिल्पांकनों से लगाकर आज की फैशन परस्ती के ग्लैमर युग तक मानव और मानव देह सर्जनात्मक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण विषय रहा है। नृत्य कला हो चाहे चित्रकला हो, देह विषय तो बनता ही है। मूर्ति कला हो, चाहे आधुनिक मूर्ति कला हो, चाहे खजुराहो या कोणार्क के शिल्पांकन हो, मनुष्य का देह, केवल स्त्री का देह नहीं, पुरुष का भी देह, केवल मानव देह ही नहीं, देवताओं का देह, देवियों का देह, ये सब कलाओं में आते हैं और निर्वसन भी आते हैं। कोई अश्लीलता उनमें नहीं है। जो लोग उनमें अश्लीलता देखते हैं वे समझते नहीं हैं, क्योंकि पत्थर में जीवन जब भरता है तो सारी अश्लीलता धुलकर कहीं चली जाती है। छेनी से टाँकते टाँकते कितने कितने घंटे बीत गए, तब वो जीवन मूर्त हुआ है उसमें। लेखन ब्रश चलाते चलाते रूपाकार कैनवस पर उभारते उभारते कैसी साधना, कैसी दृष्टि रही है MF हुसैन की, जब वो सरस्वती के चित्र बनाते हैं, जब वे अन्य मानवियों के चित्र बनाते हैं, वो एक कलाकार की दृष्टि है। वो देह को देवता की मूर्ति बना देती है। देवता तो निर्वसन होते ही थे, तो निर्वसन अंकित कर दिया तो कौन सी वो हो गई। शर्म आपके मन में है, पाप आपके मन में है, आप पाप की दृष्टि से देखते हैं तो आपको अश्लीलता दिखती है। इसलिए वहाँ तो अश्लीलता नहीं है। जहाँ कला साधना में कला माध्यम से गुजरता है, वो कला माध्यम से गुजर कर के वो तो सारी वासनाएं और पाप धुल जाते हैं। कालिदास ने जब 8वां सर्ग लिखा तो सारे पाप धुल जाते हैं। जब हम 8वां सर्ग पढ़ते हैं कालिदास का, जो शिव पार्वती के अद्भुत अनिर्वचनीय संयोग की अद्भुत कविता, उसमें हिमालय के पूरे परिसर में
शिव और पार्वती मिलते हैं, उस सारे निसर्ग को देखते हैं। वहाँ भी तो पंच महाभूत हैं, सब कुछ वहाँ पर उपस्थित है, सारा निसर्ग ब्रह्मांड वहाँ उपस्थित हो जाता है, उसमें शिव और पार्वती मिलते हैं। तो जो कला माध्यमों में ढलकर के देह आता है, उसमें अश्लीलता धुल जाती है, उसको कला की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से अय्यर ने कालिदास के काव्य की मीमांसा इसमें की और उनके काव्य पर जो शिल्पांकन हुए उनको उन्होंने देखा, उनके चित्र, और आधुनिक काल में जो देह प्रदर्शन हो रहा है उसमें कालिदास का हवाला दिया जा रहा है, उसकी वे कड़ी समीक्षा करते हैं, क्योंकि उसमें प्रदर्शन की दृष्टि है, उसमें कोई मॉडल आ रहा है, वो सामने लोगों को दिखा रहा है। यहाँ जो मूर्तिकार चित्रकार बना रहे हैं मानव देह को, वो प्रदर्शन करने के लिए नहीं बना रहे हैं, वो बाजार में बिकेगी और बाजार में उसकी कीमत लगेगी इसलिए भी नहीं बना रहे हैं। वे कला साधना के अंग के रूप में उनकी कला साधना का वह एक पड़ाव है। अय्यर कहते हैं कि वर्तमान काल के मनमोहक सतरंगी दौर में प्रायः देह को उसके उपयोग का आयातित संस्कृति के ही रूप में देखने का चलन जन सामान्य में है, मगर वास्तविकता तो यह है कि देव संस्कृति के परम पक्षधर होते हुए भी भारतीय संस्कृति में देह की अपनी महत्वपूर्ण और सम्मानार्ह भूमिका हर युग में हर विधा में रही है। हमारे यहाँ भी देह को कभी नकारा नहीं गया है, मगर आज हम देह का जिस तरह उच्छृंखल, फूहड़ एवं भोंडा सतही प्रदर्शन देख रहे हैं, अवश्य ही ऐसा चित्रण भारतीय देह दृष्टि का विषय कभी भी नहीं रहा है। और उन्होंने इस तरह के कई आधुनिक काल में हो रहे मॉडल प्रदर्शनों का अध्ययन किया है और परिश्रम से वो चित्र भी एकत्र किए हैं। टफ शूज़ का एक विज्ञापन जिस पर काफ़ी बावेला मचा, उसका वे हवाला देते हैं, उसका चित्र भी उन्होंने दिया है, वो चित्र भी यहाँ मैं प्रस्तुत कर दूंगा। जिसमें कि 2 शीर्ष मॉडल, उनमें से एक पुरुष सौंदर्य के तत्कालीन प्रतिमान हैं मिलिंद सोमन और एक अलीशा चिनाय, दोनों लोकप्रियता की बुलंदी को छू रहे हैं और दोनों अंतरंग मित्र हैं। दोनों में कोई संकोच नहीं है निर्वसन होकर के अपने को जन समाज के सामने प्रदर्शित करने को, लेकिन टफ शूज़ के विज्ञापन में प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी कला साधना में नृत्य सृष्टि के लिए ब्रह्मांड को उपस्थित करते हैं, उसके अंग के रूप में तो नहीं कर रहे हैं, ये तो व्यवसाय बना रहे हैं। इसलिए मिलिंद सोमन और मधु सप्रे ने ये जो किया है विज्ञापन, जिसमें कि वो पूर्ण निर्वस्त्र होकर के अजगर लिपटी हुई उत्तेजक छवि के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया, इसके पक्ष में कहा गया कि ये तो चित्र में ढल करके इस पर यदि पत्थर की मूर्ति बनाई जाएगी तो यह तो वैसी हो जाएगी, उतनी ही पावन हो जाएगी जैसे कि खजुराहो की मूर्तियां हैं। यह तो उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी। वहाँ पत्थर पहले माध्यम है, पत्थर को गढ़ा जा रहा है, पत्थर में जीवन स्पंदित किया जा रहा है। यहाँ तो जो प्रदर्शन किया गया देह का नग्न प्रदर्शन, उसको चाहते हैं कि पत्थर में उसको फिर ढाला जाए। यह उलट गया है और यह अय्यर ने इसका समीक्षण करते हुए निष्कर्ष रूप यह उचित ही कहा है कि उक्त बिंब में स्त्री पुरुष की सनातन परस्पर पूरकता की भूमिका को किस बेहूदगी से विज्ञापन कला के नाम पर परोसने का दुस्साहस किया गया था। जाहिर है कि फूहड़ संस्कृति के विरोध में बवाल भी खड़ा हुआ, अखबारों के पन्ने भी रंगे, मगर दूसरी ओर कुछ विज्ञापन कला निष्णातों ने इस बिंब में किसी भी किस्म की अश्लीलता न होने की बात कहते हुए इसे धातु में ढाल मूर्ति की शक्ल में कला संग्रहालय में रखने के योग्य भी माना। मगर मुझे निजी तौर पर अफसोस है कि विद्रोहकर्ता समूह इसे केवल अश्लील प्रस्तुति मानकर पशुओं के हित को लेकर सक्रिय लोगों ने इसे निरीह प्राणी अजगर के साथ भी ज्यादती मानकर इसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद की। किंतु मजे की बात यह है कि किसी का भी ध्यान कालिदास द्वारा उपन्यस्त
एक शिक्षाप्रद कला बिंब अथवा भारतीय संस्कृति व कला के धरोहर में विपुलता से विद्यमान अर्धनारीश्वर के उत्तुंग सौंदर्य दर्शन के प्रति गया ही नहीं, और न ही किसी को इस चाक्षुष संयोजना के संदर्भ में हमारी सांस्कृतिक चेतना से संबद्ध स्मरण या स्फुरण हुआ। निष्कर्ष वे यह देते हैं कि टपशूज की यह जो परिकल्पना थी, यह भारतीय संस्कृति या देव संस्कृति के उस गहन दार्शनिक सांस्कृतिक धार्मिक सौंदर्यपरक चेतना या दार्शनिक गांधीर्य से कोसों दूर थी। और कालिदास की सौंदर्य दृष्टि जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय के मंत्र को सत्यापित करती है, और एक गहन दार्शनिक दृष्टि और जीवन मूल्य जिसके पीछे हैं, उसमें देव संस्कृति में ढलती है। और आज का जो तामसिक दौर है उसमें शिवेतरक क्षति हो रही है, उसमें फिर कालिदास के संदेश के माध्यम से हम उसको पुनः संस्कारित कर सकते हैं। यह अय्यर साहब का इसमें कहना था। और बहुत सारे प्रयास इस तरह के विश्व के यूरोप के अनेक देशों में व्यावसायिक उपयोग कालिदास का, भारतीय कला प्रतीकों का, शिव के प्रतीक का करने के हो रहे हैं, जिसके भी उन्होंने चित्र प्रदर्शित किए कि किस तरह से कोई मॉडल अर्धनारीश्वर बन करके आती है, आधे हिस्से में कुछ दूसरा रंग, आधे हिस्से में कुछ दूसरा रंग, और निर्वसन होकर आती है, या कोई सांप या मोरपंख लगा करके मॉडल आता है। वो कहते हैं कि हमने भारतीय संस्कृति से प्रतीक लिए हैं, केवल प्रदर्शन के लिए और देह के प्रदर्शन के लिए, व्यावसायिकता के लिए यह भारतीय कला प्रतीकों का उपयोग हो रहा है। उसका एक क्रिटिक अय्यर ने इसमें प्रस्तुत किया। इसलिए मेरी दृष्टि से यह एक उल्लेखनीय शोध प्रस्तुति भी रही, और इस कार्य को और विस्तार से वे करते रहें। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य आज का मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।